हेलो दोस्तों, मैं संतोषी ट्यूटर में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर मैं आजीविका सब्जेक्ट ADEO 2022 CGPSC के अंतर्गत पोस्ट आने वाला है, उसकी प्रिपरेशंस कराने वाली हूँ मैं। आजीविका में जो भी टॉपिक्स है वो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है, और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इंडियन जीएस, मैथ्स और रीजनिंग तीन सब्जेक्ट पर मेन फोकस रहूँगी और इसके बारे में आपको जानकारियाँ दूँगी। तो स्टूडेंट, मेरा मोटो और मेरा एम यही है कि स्प्रेड द नॉलेज टू ऑल द स्टूडेंट। तो मुझे आप अपना सहयोगी समझिए और मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी ADEO 2022 के आजीविका सब्जेक्ट के अंतर्गत इकाई एक में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ADEO जो एग्ज़ाम है, इसमें आप देखोगे कि ना तो आपको कोई मैथ्स बनाना है ना रीजनिंग बनाना है, पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है। और थ्योरेटिकल पोर्शंस के अंतर्गत क्या रहता है, आपको MCQs बहुत ज़्यादा सॉल्व करने पड़ते हैं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे MCQs, पहले तो आपको थ्योरी पूरा आपको समझना पड़ेगा कि सिलेबस में थ्योरी में क्या बोला गया है। उसको अच्छे से अगर आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, उसके बाद ही आप MCQs सॉल्व कर सकते हैं या टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ लगाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपका पहुंच कितना है और कितना आपको नॉलेज है। आजीविका के पाठ्यक्रम में सिलेबस में अगर हम देखें तो इकाई 1 में भारतीय कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और उसकी भूमिका के बारे में बताया गया। इसके अंतर्गत हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृषि का मशीनीकरण, पशुपालन आदि ग्रामीण आजीवन पर प्रभाव का अध्ययन अपेक्षित है। मीन्स यहाँ पे आपको श्वेत क्रांति, हरित क्रांति और कृषि का मशीनीकरण, पशुपालन से रिलेटेड ये टॉपिक आपको पढ़ना है। और ये इस लेक्चर में मैं ये इकाई 1 को ही बताने वाली हूँ। इसके 2 पार्ट्स रहेंगे। दोनों पार्ट्स में पहले पार्ट्स में मैं भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लूँगी, दूसरे पार्ट में हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृषि का मशीनीकरण, पशुपालन को लूँगी। तो आप अच्छे से पढ़िएगा। मैं जितना हो सके अपना एफर्ट लगा रही हूँ, जितना हो सके मैं आप लोगों को अपना मटेरियल भी प्रोवाइड कर रही हूँ, तो टेंशन नहीं है। बस आप ये लेक्चर देखिए, अच्छे से समझिए और तैयारी अपना बनाए रखिए। इकाई 2 में राष्ट्रीय आजीविका मिशन, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे ग्रामीण और शहरी 2 प्रकार के हैं इसमें, और भी डिटेल्स हैं इसमें, ठीक है। इकाई 3 में है आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की भूमिका। इकाई 4 में संस्थागत विकास, स्वयं सहायता समूह के प्रकार। इकाई 5 में है आजीविका हेतु परियोजना प्रबंधन, सहकारिता, बैंक व्यवस्था। इकाई 6 में है बाजार परिभाषा, प्रकार, स्थानीय बाजार की रूपरेखा, आजीविका हस्तक्षेप के प्रकार और तरीके आदि। इकाई 7 में है पशुधन उत्पादन तथा प्रबंधन। ठीक है, आपको सिलेबस समझ आ गया होगा। सहायक विकास विस्तार अधिकारी ADEO में आपको सामान्य ज्ञान, समसामयिकी घटना के 30 प्रश्न मिलेंगे, सामान्य हिंदी के 30 प्रश्न, पंचायती व्यवस्था के 30 प्रश्न, ग्रामीण विकास के 30 प्रश्न, आजीविका के 30 प्रश्न। कुल मिलाकर 5 सब्जेक्ट है। 5 सब्जेक्ट का 30-30 प्रश्न, 150 प्रश्न रहेंगे। एक प्रश्न पर 2 अंक मिलेंगे और कुल अंक मिलाकर आपको 300 अंक होंगे। नकारात्मक अंक में आपका 1/3 कटेगा। तो 300 मार्क्स अगर आपको लाना है 150, और क्या बोलते हैं MCQ जितना ज़्यादा आप सॉल्व करोगे, पहले तो आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से,
पूरा डिटेल में सिलेबस आप पढ़ेंगे तब जाके आप MCQs बना पाएंगे। मैं क्वेश्चंस आपके पास लाऊंगी जिसमें आपको किसी भी प्रकार से परेशानी नहीं होगा। मैं ज़्यादातर अर्थव्यवस्था UPSC के अर्थव्यवस्था सब्जेक्ट से जो MCQs होते हैं उनको आपके सामने लाऊंगी, लेकिन उसमें क्या रहता है, बड़े बड़े क्वेश्चंस रहते हैं उनके MCQs, बट 1 2 3 ABCD को लिंक करके रहता है, तो वैसा लिंक वाला नहीं रहेगा। मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस लाऊंगी क्योंकि CG व्यापम और CGPSC में डायरेक्ट क्वेश्चंस ज़्यादा पूछते हैं और थोड़े इजी लेवल के रहते हैं। ठीक है, मेरा सोर्स है ऑथेंटिक बुक भारतीय अर्थव्यवस्था रमेश सिंह, भारतीय अर्थव्यवस्था मैकबुक अरिहंत, और मेरे खुद के नोट्स हैं। चलो शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ ADEO 2022 सहायक विकास विस्तार अधिकारी आजीविका टॉपिक 1 इकाई 1। भारतीय कृषि इकाई 1 में हम देखेंगे, एक परिचय देखना है क्या है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। कृषि और संबद्ध क्षेत्र से तात्पर्य कृषि, पशुपालन और बागवानी से है, यानी कि 3 मेन क्षेत्र होते हैं इसमें, कृषि, पशुपालन और बागवानी। 12वीं योजना आयोग के तहत कृषि क्षेत्र का विकास लक्ष्य और 11वीं योजना के समान 4% निर्धारित किया गया। 11वीं योजना में कृषि सहसंबद्ध क्षेत्र का औसत वार्षिक वृद्धि दर 3.6% थे। आपको पता होगा, योजना आयोग आपने पढ़ा होगा, 12 पंचवर्षीय योजना, तो उसमें 11वीं जो हमारी योजना थी वो सफल रही है और 12वीं योजना भी लगभग सफल था। तो उसमें कृषि क्षेत्र में कृषि और सहसंबद्ध क्षेत्र के बारे में बताया है और सफलता का प्रतिशत भी बताया है, 4% और 3.6%। कृषि योग्य भूमि की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान दूसरा है, जबकि इस संदर्भ में पहला स्थान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है और तीसरा स्थान चीन का है। मीन्स भारत कृषि प्रधान देश कहलाता है। जब स्टार्टिंग में जब स्वतंत्रता हुआ था उसके बाद से यह कृषि प्रधान देश के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसमें कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम्स ये हैं, भले ये कृषि प्रधान देश है, आजीविका के लिए लोग रोजगार कृषि पर निर्भर करते हैं, पर सभी के पास यहाँ पर उतनी भूमि नहीं होती है। भारतीय कृषकों की कंडीशन आप देखेंगे, आप ये चैप्टर पढ़ते जाइए, समझ आ जाएगा आपको। थोड़ा डिटेल में देखते हैं। यदि हम स्वतंत्रता से पूर्व की अवधि को देखें तो बाद के समय में पाएंगे कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। लोगों को बड़ी संख्या में यह रोजगार प्रोवाइड किया है। जीविका के लिए भी यह क्षेत्र निर्भर करता है। भारतीय कृषि में अगर हम देखेंगे तो विशेषताएं हैं। मौद्रिक दृष्टि से देखें तो भारत में सकल घरेलू उत्पाद GDP में यह 17.4% इसका योगदान है। 1950 और 51 में यह हिस्सा 55.4% था। इस प्रकार राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान घट रहा है, वहीं औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों का निरंतर योगदान बढ़ रहा है। आजीविका के लिए देश के 48.9% जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। इस कारण से यह औद्योगिक और सेवा क्षेत्र से अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। नेपाल और तंजानिया में 93% और 81% जनसंख्या आजीविका के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। भारत में 48.9% जनसंख्या देश की सकल आय के मात्र 17.4% से अपना गुजारा कर रही है। इससे यह पता चलता है कि देश में कृषि पर निर्भर करने वाले लोग गरीब हैं। विकसित अर्थव्यवस्था जैसे कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस, नॉर्वे, इंग्लैंड, जापान कृषि क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पादन मात्र 2% योगदान है।
और 2% जनसंख्या ही अपनी आजीविका के लिए इस क्षेत्र पर निर्भर है। उनके पास भूमि बहुत रहते हैं, 400-600 एकड़ की भूमि रहते हैं और एक किसान रहता है, और तो फिर उस पर वो बिजनेस की तरीके से वो खेती बाड़ी करता है। और वही भारत में उल्टा है, किसानों की संख्या अधिक है, भूमि पर हेक्टर उनको प्रोवाइड बहुत कम है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का न केवल सबसे बड़ा क्षेत्र है बल्कि सबसे मुक्त निजी क्षेत्र भी है। यह एकमात्र व्यवसाय है जिस पर व्यक्तिगत आय कर का भार भी होता है। खासकर आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में आधा एकड़ 1 एकड़ ज़मीन रहता है, उसी में ही एक परिवार का गुजारा होता है। तो एक किसान है, उसका बेटा हुआ तो वो भी उस खेत में कार्य करने लगता है। तो एक प्रकार से यहाँ पे प्रचंड बेरोजगारी को भी यह बढ़ावा देता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र कृषि है। कृषि असंगठित क्षेत्रों का कुल श्रम बल 90% से भी अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कुल श्रम बल 93.4%, यानी कि 39.7 करोड़ लोग, समझ लो 40 करोड़ आबादी असंगठित क्षेत्र में संलग्न है। भारत कुछ उत्पादनों में मामलों में महत्वपूर्ण कृषि निर्यातक देश के तौर पर उभरा है, जैसे कि भारत में कपास, चावल, गिरी, तेल, मसाला, चीनी, ये सब के लिए वह निर्यातक देश बना है। भारत से यह बाहर जाता है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाणिज्यिक आंकड़ों के अनुसार 2014 में दुनिया में भारतीय कृषि निर्यात आयात 2.46% और 1.46% थी। 2009 और 2010 में कृषि निर्यात में GDP का प्रतिशत 7.95% था। 2014 और 15 में बढ़कर 12% हुआ। कृषि आयात के कृषि GDP 4.9 से बढ़कर 5.82% हुई। विशेषज्ञों के अनुसार कृषि का भारत के औद्योगिक विकास और राष्ट्रीय आय में गहरा संबंध है। कृषि उत्पादन में 1% में वृद्धि होती है, औद्योगिक उत्पादन में 0% वृद्धि और राष्ट्रीय आय में 0.7% वृद्धि होती है। 1940 के दशक में अंत में औद्योगिक क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रमुख प्रेरक शक्ति प्राइम मूविंग फोर्स के रूप में चुना गया, लेकिन बाजार के अभाव के कारण क्षेत्र अर्थव्यवस्था को पर्याप्त संवेग नहीं कर पाया। लोगों के आय में वृद्धि नहीं हो पाई। अधिकांश कृषि पर निर्भर थे। औद्योगिक क्षेत्र में विफलता को देखते हुए भारत सरकार ने 2002 में कृषि क्षेत्र को अर्थव्यवस्था का प्रमुख प्रेरक शक्ति के रूप में चुना। जैसे कि आपको अभी पता है, लॉकडाउन के टाइम में कोविड-19 के समय कृषि क्षेत्र में ही आपको वृद्धि दिखी और औद्योगिक और सेवा क्षेत्र पूरी तरीके से नकारात्मक की ओर स्थिति ले लिया था। क्या बोलते हैं, जो हमारा GDP का ग्रोथ रेट है उसको वी स्ट्रक्चर ग्रोथ रेट के बारे में बोला गया, यानी कि डाउन तो हुआ लॉकडाउन के समय में, लेकिन इंक्रीज भी उसी तरीके से अपने आप को व्यवस्थित कर लिया। यह भारत के बारे में मैं बता रही हूँ। यदि भारत में कुल निर्यात में कृषि क्षेत्र में योगदान 1% की वृद्धि हुई, क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली मुद्रा 8,500 रुपये परिकलित की गई। 15-16 के अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 253.16 मिलियन टन है। 14 और 15 में 252.02 मिलियन टन उत्पादन 1.4 मिलियन टन अधिक है। 14-15 में कई फसलों में क्षेत्र में 2013 और 14 में तुलना में घटा है। दुनिया की तुलना में भारत में कई फसल का उत्पादन घटा है। धीमी गति के सुधार चावल, गेहूं, दालों का उत्पादन 2007 और 8 में 2202 किलोग्राम, 2802 किलोग्राम, 625 किलोग्राम प्रति हेक्टर था। 2014 में
625 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था। 2014-15 में बढ़कर 2390 किलोग्राम, 2872 किलोग्राम, 3026 किलोग्राम गिरकर 744 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया। यानी कि यहाँ पे सिर्फ सिंचित क्षेत्र से रिलेटेड चीज़ों को बता रहा है, और फसल के उत्पादन में क्या घटा क्या नहीं उतना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, डाटा है। चावल, गेहूँ, दालों के उत्पादन में 2007 और 8, 2014 और 15 में कैसे घटता गया इसके बारे में बताया गया है। भारत में कृषि का महत्व। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि क्षेत्र अकेले 52 रोजगार का सृजन करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। यहाँ पे हम महत्व देखते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय आय में योगदान। राष्ट्रीय आय में योगदान कितना है? कृषि का सर्वाधिक है। अन्य क्षेत्रों की तुलना में कृषि क्षेत्र का योगदान राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक है। यह सत्य है कि स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान घटा है। तुलनात्मक रूप से अभी भी अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कृषि क्षेत्र का योगदान भी कहीं ज़्यादा है। स्वतंत्रता के समय कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा 56.46% था, 56-57 के अकॉर्डिंग। 2011-12 में ये घटकर 13.9% ही रह चुका, 14% समझ लीजिए। और क्रियाकलापों में कृषि क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 14.1% है। आज भी राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कृषि क्षेत्र में राष्ट्रीय आय में हिस्सा लगातार घटता जा रहा है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण को दर्शाता है। मैंने यहाँ पे बताया वही कंडीशन, प्रचंड बेरोजगारी, इसकी वजह से लोग क्या कर रहे हैं, सेवा क्षेत्र की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं या फिर औद्योगिक क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था से विकसित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रणी योगदान दे रहे हैं। रोजगार में योगदान। रोजगार में इनका योगदान क्या है कृषि का? देश की लगभग 58 जनसंख्या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कृषि व्यवसाय से संबंधित है। व्यवसाय की तुलना में कृषि क्षेत्र आज भी रोजगार की दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण है। रोजगार की दृष्टि में देखो तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। औद्योगिक क्षेत्र भी निर्भर है। औद्योगिक विकास में योगदान में देखेंगे तो भारतीय उद्योगों का विकास बहुत हद तक कृषि पर ही निर्भर है। कृषि से ही जो रॉ मटेरियल्स आते हैं वो औद्योगिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भारत में प्रमुख उद्योगों में कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है। सूती, पटसन, वस्त्र उद्योग, चीनी, वनस्पति, बागान उद्योग प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही निर्भर होते हैं। कृषि औद्योगिक उत्पादन में बाजार भी प्रदान करती है। विदेशी व्यापार में महत्व देखेंगे तो विदेशी व्यापार फॉरेन ट्रेड में कृषि का स्थान महत्वपूर्ण है। देश के कुल निर्यात में लगभग 11% भाग कृषि पदार्थों और कृषि से संबंधित पदार्थों से ही होता है। फॉरेन ट्रेड में अगर देखेंगे तो भारतीय जो भी हम लोग के विविधता वाले क्या बोलते हैं फसल होते हैं, खासकर वैरायटी ऑफ मसाला, वैरायटी ऑफ स्पाइसेस देखेंगे तो ये सब का डिमांड इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा है। मसाले के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, चंदन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है हमारा भारत, सेब के लिए फेमस है। ठीक है। 1990-91 भारत में कुल निर्यात में कृषि उत्पादों में 19.4% योगदान रहा है। 11-12 में हम देखेंगे 12%, 12.81%, और 2012 और 13 में 13.8% हो गया है। 1991 में निर्यात 19.4 योगदान था, 11-12 में यही 12.81% हो गया, 12 और 13 में यह 13.8% हो गया। भारत में निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं हैं कॉफ़ी, चाय, चावल, तेल, निष्कर्षण, काजू, गरम मसाले, कपास। कुछ वर्षों में भारत में कृषि उत्पादों निर्यात की मात्रा में वृद्धि हुई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है।
भारतीय कृषि और फसल के अंतर्गत देखेंगे तो 3 प्रकार के फसल भारत में लगभग उगाए जाते हैं। रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल। रबी फसल में हमारा अक्टूबर नवंबर माह में बोया जाता है और अप्रैल मई माह में काट लिया जाता है। इसके मुख्यतः फसल हैं गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, राई आदि प्रमुख फसलें हैं। खरीफ फसल में हम देखेंगे तो जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर माह में काट लिया जाता है। इसके अंतर्गत जो प्रमुख फसल हैं चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, जूट, मूंगफली, कपास, सन, तंबाकू, मूंग, उड़द, लोबिया आदि फसलें हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रबी फसल में और खरीफ फसल में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। ठीक है, तो मुख्यतः जो उगाई जाती है वो आप याद रखिएगा, जैसे गेहूँ, चना, सरसों, ये रबी फसल में मुख्यतः उगाई जाती है। खरीफ फसल में चावल, मूंग, बाजरा, मक्का, मूंगफली ये खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। जायद फसल के अंतर्गत देखेंगे तो जायद क्या होता है, रबी फसल और खरीफ फसल के जो बीच का जो समय होता है उस काल में बोए जाने वाले फसलों को जायद फसल कहते हैं। जैसे मार्च में बोया जाता है और जून में इसे काट लिया जाता है। ये सब्जियां कहलाती है तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, करेला। ऐसे वक्त में उगाया जाता है जब रबी फसल का और खरीफ फसल का सीज़न नहीं रहता है। इस टाइम में आप देखेंगे खासकर क्या बोलते हैं, जून जुलाई में बो रहे हैं, यानी कि गर्मी के टाइम में थोड़ा बोया जाता है और वही सितंबर अक्टूबर के आसपास उसे काट लिया जाता है। सॉरी, रबी फसल और खरीफ फसल के बीच में बो रहा है ना, तो मार्च में इसको बोया जा रहा है और जून में काटा जा रहा है। मार्च गर्मी स्टार्टिंग हो रहा है तब, और जून यानी कि जब बारिश आने वाला है उस टाइम में उसे काट लिया जा रहा है। खरीफ और रबी फसल के बारे में और जानकारी लेते हैं। भारत के फसल ऋतु में समझने के लिए कुछ विशेष पद उपयोग किए जाते हैं। भारत में कृषि फसल वर्ष जुलाई से जून के बीच में होता है। जून और जुलाई के बीच मानसून के द्वारा हम कृषि पर निर्भर होते हैं। भारत में फसल ऋतुओं में 2 प्रमुख ऋतु में वर्गीकृत किया जाता है, खरीफ और रबी। ये दोनों मानसून पर आधारित होते हैं। खरीफ फसल ऋतु जुलाई से अक्टूबर के दौरान दक्षिण पश्चिमी ग्रीष्म मानसून, रबी फसल ऋतु अक्टूबर से मार्च के दौरान उत्तर पूर्व शीत मानसून में रहती है। फसलें जो मार्च जून के बीच उपजाई जाती है उसको जायद कहते हैं। यह भी मैंने आपको बताया था। पाकिस्तान और बांग्लादेश में 2 अन्य देश हैं जो अपने क्रॉपिंग पैटर्न में खरीफ और रबी नामक पदों का उपयोग करते हैं। खरीफ और रबी नामक पदों का मूल्य स्रोत हम लोग देखेंगे तो खरीफ का अर्थ हेमंत होता है और रबी का अर्थ बसंत होता है। ठीक है, खरीफ का अर्थ अगर पूछा जाएगा तो हेमंत ऋतु बोलिएगा और रबी का अर्थ पूछा जाएगा तो बसंत ऋतु को बोला जाता है। खरीफ की फसलों में चावल, ज्वार ये सब मैंने आपको बता चुके हैं, मक्का, कपास, तिल, गन्ना, सोयाबीन, मूंगफली इत्यादि है। भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भारत में ग्रामीण विकास योजनाएं हैं। 19वीं शताब्दी में कुछ प्रयास से राज्य सरकार रोनाल्ड और विलियम्स बेडखोरन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रामीण विकास के लिए योगदान दिया है भारत में। अपनी मदद आप, यह विकास का एक भावना पैदा किया गया था। स्वतंत्रता से पूर्व हम ग्रामीण विकास कार्यक्रम देखेंगे तो उसके अंतर्गत आदर्श सेवा ग्राम योजना 1903 में लाया गया था। गुड़गांव परियोजना ये 1920 में लाया गया था और अधिक अन्न उपजाऊ योजना श्री निकेतन योजना और सेवाग्राम, ये सब ऐसे योजनाएं हैं जो भारत की स्वतंत्रता से पूर्व हमारे भारत में अंग्रेज़ों के द्वारा स्थापित किया गया था। इसका मूल उद्देश्य था कि कृषि क्षेत्र में और ग्रामीण विकास के लिए कार्य करना था, क्योंकि हमारा भारत कृषि प्रधान देश
स्वतंत्रता से पूर्व से ही था, उस समय तो अत्यधिक था, 90% तक था। लेकिन क्या बोलते हैं, अंग्रेजों द्वारा विकास के चरम को देखते हुए स्वतंत्रता से पूर्व में भी इस पर कार्य किए गए थे, और यही कार्य से आज हम लोग विकसित तकनीकी चीज़ों को हम ज़्यादा अच्छे से सहूलियत से कृषि पर इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। तो ये हम लोग का सिर्फ स्वतंत्रता से पूर्व ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, और ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस नाम इसका याद रखिएगा। स्वतंत्रता के पश्चात भी ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कई विकास कार्यक्रम आए जो 1950 से लेकर अभी तक कार्य कर रहे हैं। कुछ विलोपित भी हो चुके हैं, यानी कि अभी प्रेजेंट में नहीं है, ऐसे भी योजनाएं हैं। तो मैं कुछ उन योजनाओं के नाम बस पढ़ रही हूँ, क्योंकि वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो अभी के प्रेजेंट की जो योजनाएं हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो स्वतंत्रता के बाद के ग्रामीण विकास कार्यक्रम कौन कौन से थे? सामुदायिक विकास योजना, दूसरा अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम, तीसरा सघन कृषि जिला कार्यक्रम, चौथा सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, पांचवा विजन 2020 फॉर इंडिया के लिए जो विज़न है वो, छठवां राष्ट्रीय सम विकास योजना, सातवां विशेष कृषि उपज योजना, आठवां राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना, नौवां सघन कृषि विकास कार्यक्रम, 10वां मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम, 11वां राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, 12वां प्यूरा। और अगर हम प्रेजेंट में जो देखेंगे तो ग्रामीण अवसंरचना और विकास के अंतर्गत देखेंगे तो भारत निर्माण कार्यक्रम बने गए। सिंचाई, सड़क, आवास, जलापूर्ति, विद्युतीकरण, दूरसंचार, संपर्क, इसके बारे में बताया गया। अभी की योजना के अंतर्गत ग्रामीण अवसंरचना और विकास में ग्रामीण पेयजल, प्रधानमंत्री सड़क योजना, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण। प्रेजेंट में तो आपको पता ही होगा इंदिरा आवास योजना, जो अभी क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जाना जाता है। उसमें आपको सब्सिडीज़ मिलते हैं। ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार की ये योजना है, और इसके अंतर्गत जो गरीबी रेखा से कम में रहते हैं उनको 2 लाख तक की सब्सिडीज़ मिलती है। ग्रामीण पेयजल योजना के अंतर्गत देखेंगे तो त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम 1972-73 में लाया गया था। 1986 में राष्ट्रीय पेयजल मिशन लाया गया। फिर यही इम्प्रूवमेंट होते होते 1999 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा पेयजल आपूर्ति विभाग में इसको और भी ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया, आगे बढ़ाया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम बनाया गया था 2009 में। पंचवर्षीय योजना में 12वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए कार्य किया गया था। उसी तरीके से हम देखेंगे तो स्वच्छ भारत मिशन दूसरा योजना है। स्वच्छ भारत मिशन अभी 2 अक्टूबर 2014 का देखेंगे तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालय की सुविधा प्रदान करना, स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे हैं। खुले में शौच मुक्त भारत हासिल करने का उनका मिशन है। 2 अक्टूबर 2019 में यह मिशन लाया गया था। खुले में शौच मुक्त भारत यह मिशन के अंतर्गत रखा गया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 18 दिसंबर 2019 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 25,000 किलोमीटर तक ग्रामीण सड़क मार्ग को लिंक किया गया, और इसके लिए खर्च बजट के ओर से 80,250 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। 16 दिसंबर 2019 को यह सड़क बनाने का ग्राम सड़क बनाने के लिए 1 लाख से भी अधिक ग्राम सड़क का कार्य
पूरे किए गए हैं। यह सब राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास अधिकरण के अंतर्गत आया गया है, ये योजना के अंतर्गत है। ग्रामीण विद्युतीकरण, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56 में कृषि और सिंचाई के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण का यूज़ किया गया था, उपयोग किया गया था। 200 गाँव में एक गाँव को एक गाँव से जोड़ा गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 और 61 में ग्रामीण विद्युतीकरण को बढ़ावा दिया गया और तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी विद्युतीकरण के क्षेत्र में प्राथमिकता दी गई थी और चौथी, पाँचवीं सभी में ग्रामीण विद्युतीकरण की दिशा की ओर से अलग अलग प्रयास किए गए थे। थैंक यू। आपको अच्छा लगा होगा मेरा लेक्चर। धन्यवाद।